हेलो बच्चों। कैसे हो आप लोग? कैसे चल रहा है? बढ़िया। ठीक है। तो आज हम 10th सीबीएसई फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे। ओके। उसमें ये ईयर 2023 का क्वेश्चन पेपर है। और इसमें जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे तो वो सब हम आज करेंगे। ट्राई करेंगे कि लाइक ये वाला वीडियो और ये वाला जो भी 23 का क्वेश्चन पेपर है, तो ये 3 पार्ट में बना है, मतलब आधा आधा घंटे के ऐसे 3 वीडियोस बनाए। और सब उसके फिजिक्स के क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे फिर। ठीक है। चलो। तो अब देखो यहाँ पर आपको एक संस्कृत सुभाषित दिखा देता हूँ, आप पढ़ लीजिए अच्छे से। मैं सिर्फ आपको इसका मीनिंग समझाता हूँ क्या है। कि देखो, अगर आप कोई काम कर रहे हो, ओके, तो जो भी काम है ना, इतनी शिद्दत से करो, मतलब इतनी लगन से, इतने यहाँ पर पैशन से करो कि अगर आप लेट से अपोजिशन में भी हो किसी के, फिर भी वो आपकी प्रशंसा करने लगे। और फिर भी आपका जो भी गुण है ना, उसका छाप उस शत्रु जो भी होगा उसके ऊपर पड़े। ओके। तो यहाँ पर देखो, इसका मीनिंग क्या है कि शस्त्रों के निष्ठुर प्रयोग और चिर विपक्ष भाव के होते हुए भी इंद्र रघु की वीरता से प्रसन्न था। मतलब यहाँ पर रघु जो भी था ना, तो वो बहुत वीर था। ठीक है। तो और इंद्र उसका यहाँ पर शत्रु है, ऐसा समझ लो। तो इंद्र ना, वो शत्रु होने के बावजूद भी, मतलब रघु शत्रु होने के बावजूद भी उसके वीरता से प्रसन्न था। तो इसका मीनिंग, आपके जो भी अच्छे गुण है ना, वो शत्रुओं पर भी छाप छोड़ देते हैं। मतलब उसका जो इम्पैक्ट है ना, वो शत्रुओं पर भी होता है। तो इतना अच्छा काम करो। ठीक है। चलो। अब ये इसमें से कुछ लेना है तो ये आपके ऊपर है। मैंने तो आपको थोड़ा सा ज्ञान दे दिया है अब। ओके। चलो, अब ज्ञान की बात होगी, अब कुछ काम की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ईयर 2023 का जो भी क्वेश्चन पेपर है, उसका क्वेश्चन नंबर 13 है। तो पहले हम रीड करेंगे क्वेश्चन अच्छे से। अब क्या दिया है देखो। द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। अब भैया, यहाँ पर पॉइंट पी कहाँ पर है? पॉइंट पी है यहाँ पर। ओके। और ये दोनों मैग्नेट, सॉरी, ये पॉइंट भी है सिचुएटेड मिडवे बिटवीन टू पैरेलल वायर्स प्लेस हॉरिजॉन्टली। तो ये दो वायर्स है। ओके। ये दो वायर है, लेट्स से ये वाली आपकी फर्स्ट वायर है और ये वाली आपकी सेकंड वायर है। हमने कब शुरू किया था शायद, ठीक है। हाँ। देन ईच कैरिंग अ स्टेडी करंट आई। तो इन दोनों में करंट आई फ्लो कर रहा है एक ही डायरेक्शन में। तो आपको निकालना है इस पी पॉइंट पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो निकालना है। तो पहले तो अगर इस वायर में, अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड इन दैट सर्कुलर मैनर। ओके, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के मैनर में यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखेगी। राइट। तो यहाँ पर भी वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट होगी। तो एक काम करता हूँ, मैं ना सिर्फ उसका एक ही सर्कल निकालता हूँ और दो सर्कल निकालता हूँ। ठीक है। काम करते हैं ऐसे थोड़ा सा, और अच्छा कैसे दिखे यहाँ पर सर्कल लेते हैं। ओके। और ये वाले ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड, और इस वाले सेकंड वायर में भी एक मैग्नेटिक फील्ड हम निकालते हैं। ठीक है। ये दो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हमने निकाल दी। मतलब ये वाली सेकंड है, तो इसमें भी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, हमें पता है। और स्टेट का प्रिंसिपल भी हमने पढ़ा है। जब भी किसी भी वायर में से करंट फ्लो करेगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। अब इसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हमें राइट हैंड थंब रूल पता है। सो राइट हैंड थंब रूल यूज करो और मैक्सवेल का कॉर्सक्रू यूज करो। यहाँ पर आपको दिखेगा, लेट से ये वाली वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो इसमें जो भी मैग्नेटिक फील्ड है, राइट हैंड थंब रूल अगर अप्लाई किया तो ये राइट वर्ड डायरेक्शन में करंट जा रहा है। तो आपके पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। ओके, सिंपली राइट हैंड थंब करो, थम्स अप करो, राइट डायरेक्शन में करंट को दिखाओ, आपको वो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आती हुई दिखेगी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है। ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके। सिमिलरली नेक्स्ट वायर में भी क्या हो रहा है कि करंट उसी डायरेक्शन से जा रहा है। तो उसमें भी जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आपके पास ही आएगी। हम्म ऐसी वाली मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब देखो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड, काम करता हूँ, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड, ओके, और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों का डायरेक्शन देखो। ये यहाँ पर आ रही है, ये उसके पास जा रही है, मतलब पॉइंट पी पर ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड अपने आप को क्या कर रही है? कैंसिल कर रही है, क्रॉस कर रही है। राइट। लेट से कि एक इस डायरेक्शन से आ रही है, तो इसे अगर हमने नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लिखा, नेट
मैग्नेटिक फील्ड। ओके, जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी नेट। तो अगर हमने यहाँ पर लिखा, तो लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम फर्स्ट, ओके, प्लस मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम सेकंड। अब यहाँ पर मैंने मेट लिखा है क्या? यहाँ पर मेट नहीं होना चाहिए भैया, ये नेट होना चाहिए। हम्म, तो अगर ये वाली हमने पॉजिटिव कर ली एक डायरेक्शन की B1, तो ऑब्वियसली उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये जो भी B2 है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हो गया नेगेटिव। तो यहाँ से B1 B2 को कैंसिल करेगा। अगर करंट सेम है, दोनों का करंट सेम है, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी सेम होगी। ठीक है, तो ये आपको अब कैंसिल करके यहाँ पर जीरो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो आपका आंसर यहाँ पर मिला। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी है, सॉरी एट पॉइंट पी है, वो जीरो है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर आंसर। जैसे डायग्राम निकाली तो भी चलेगा, और ये सब लिखा तो भी चलेगा। सो हम आंसर लिखेंगे द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी situated midway, or just write down at point P, will be zero. Let me write in word zero. ओके, तो ये आपका आंसर होगा। सो जीरो ऑप्शन, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो यहाँ पर जीरो ऑप्शन आपका सिलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो ये काम कर लो, ये पॉज करके लिख लो। तो पॉज करके, मैं भी यहाँ पर शायद पॉज करता हूँ, आप लिख लो। ठीक है, आई होप कि आपने ये लिखा हुआ है, मतलब अब तक लिखा है। तो मैं ये यहाँ पर इरेज कर देता हूँ। तो फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हम्म अब इसमें क्या दिया देखो। एन इलेक्ट्रिक आयन ऑफ 1500 watt and 200 volt and a flashlight of 500 watt and 200 volt are used in home. The rating of fuse used to be। हम्म तो अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक आयन है, और इलेक्ट्रिक आयन। इलेक्ट्रिक आयन की पावर कितनी है? देखो, पावर कंजप्शन है 1500 वोट। वोल्टेज कितना है उसका? 200 वोल्ट। ओके, तो इसका करंट रेटिंग, इसका करंट कितना आएगा? आई इज इक्वल टू पी अपॉन वी। सो इट विल बी 1500 डिवाइडेड बाय 200। सो ये आएगा 7.5 एम्पियर। ओके, देन फॉर सेकंड वाला क्या है? फ्लैश लाइट। फॉर फ्लैश लाइट निकालते करंट। अब फ्लैश लाइट की पावर कितनी है? यहाँ पर मैं सीधा लिखूंगा आई इज इक्वल टू पी अपॉन वी। सो पावर है उसकी 500 वोट डिवाइडेड बाय करंट है 200। ये आएगा, आ गया हमारा 2.5 एम्पियर। तो टोटल करंट रिक्वायर्ड फॉर द सर्किट आई विल बी, लेट्स से ये I1 है, I2 है, I1 प्लस I2। सो यू विल गेट 7.5 प्लस 2.5, दैट विल बी 10 एम्पियर। सो पावर रेटिंग होनी चाहिए फ्यूज की कितनी? 10 एम्पियर। सो दैट B1 इज वॉट राइट आंसर। सो देयरफॉर, चलो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नहीं लिखा तो भी चलेगा। आंसर है आपका 10 एम्पियर। ठीक है, तो ये भी अच्छे से पॉज करके लिखो। ठीक है, तो आपने ये लिखा होगा, मैं ये इरेज कर देता हूँ। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, कि इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट द वायरिंग विथ 15 एम्पियर करंट रेटिंग इज फॉर द इलेक्ट्रिक डिवाइसेस विच हैव, मतलब डोमेस्टिक सर्किट में जो वायरिंग है उसमें दो तरीके की होती है। एक होती है 5 एम्पियर की करंट रेटिंग की, और एक होती है 15 एम्पियर करंट रेटिंग। तो 15 एम्पियर जो भी करंट रेटिंग है, तो वो हम किसके लिए यूज करते हैं? तो ऑब्वियसली देखो, अगर 5 एम्पियर होगी तो वो लोअर पावर रेटिंग के लिए होगी, और 15 एम्पियर होगी वो हायर पावर रेटिंग के लिए। तो सिंपली यहाँ पर लिखा है हायर पावर रेटिंग सच एज गीजर्स। ओके, तो ये तो ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट भी चेक करते हैं। लोअर पावर रेटिंग के लिए 5 एम्पियर की है,
तो 15 एम्पियर नहीं यूज करते, तो ये वाला नहीं है। मेटेलिक बॉडीज एंड लोअर पावर रेटिंग, यहाँ पर भी लोअर पावर है। नॉन मेटेलिक बॉडीज एंड लोअर पावर, ये भी लोअर पावर रेटिंग। तो लोअर पावर रेटिंग के लिए सिंपल हम इन तीनों के लिए हम ये 5 एम्पियर की यूज कर सकते हैं। और 15 एम्पियर की हम हायर पावर रेटिंग के लिए यूज करेंगे जो भी एप्लीकेशन है। ठीक है। तो ये वाला सिंपल क्वेश्चन है। जस्ट उसका क्वेश्चन लिखो, पॉज करके ऑप्शन लिखो। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो इसमें इफ फोर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। यहाँ पर ना, एक मिनट चेक कर दो, रिकॉर्डिंग ऑन है। इफ फोर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस रेजिस्टर्स आर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, तो चार रेजिस्टेंस है, पहले वो सीरीज में कनेक्ट किए। ओके, ये ऐसे रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट किया रजिस्टर, 8 ओम, हर एक की 8 ओम है। हम्म। सो एज इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर एस, इन तीन चारों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। हमें पता है सीरीज में कनेक्टेड है तो इनके एडिशन होगी। तो 8 + 8 + 8 ये ऑब्वियसली कितना होगा? 32 ओम। ये सीरीज का हमें इफेक्टिव मिला। अब और क्या कहा है? एंड देन कनेक्टेड इन अ पैरेलल सो एज टू गिवन इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज आरपी। तो फिर बाद में वो पैरेलल भी कनेक्ट किए हैं। अब ये पैरेलल भी कनेक्ट किए हैं। ओके, अब ये चारों पैरेलल भी कनेक्ट किए हैं। ठीक है। तो ऑब्वियस ये है, हमें पता है अगर वो पैरेलल कनेक्टेड है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम होगा आपका। ठीक है। तो आरपी का फॉर्मूला हमें पता है, 1/RP है। 1/RP, ये R1 मतलब 8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 रहेगा। ठीक है। तो ये 4/8 रहेगा। तो आपका ये 1/RP होगा 1/2, मतलब आरपी आपका होगा 2। तो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस पैरेलल का मिला 2, सीरीज का मिला 32। आपको क्या निकालना है? रेशियो। तो आपको रेशियो निकालना है यहाँ पर, आर एस टू द आरपी। तो आर एस आपका है 32, आरपी है आपका 2। तो यू विल गेट 16:1। सो आपका रेशियो आएगा, आर एस एस टू आर पे आएगा 16:1। ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल है। क्वेश्चन लिखो, उसका एक्सप्लेनेशन लिखो, डिस्क्रिप्शन लिखो, और ऑब्जेक्टिव है तो ऑप्शन लिखो जो सही है। तो ठीक है, पॉज करके लिखो। देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। चलो, ये असर्शन रीजन का है। अब ये नए तरीके के क्वेश्चन आने लगे हैं। इसमें देखो क्या है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टाइप, मतलब एमपीएससी यूपीएससी में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। मतलब आपको पहला एक स्टेटमेंट दिया होगा, उस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको समझना है कि ये सही है गलत। फिर बाद में उसका रीजन भी दिया होगा, फिर वो भी समझना है आपको वो उसका करेक्ट, पहले तो रीजन रीजन सही है क्या, और अगर है तो वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या, वो आपको समझना पड़ेगा। तो आपको पहले ना स्टेटमेंट यहाँ पर समझना होगा। तो पहले हम स्टेटमेंट को समझते हैं। अब स्टेटमेंट में देखो क्या दिया है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन इट। तो हमें पता है अगर कोई लेट्स से सोलेनॉइड टाइप और सिंपली ऐसा कोई सर्कुलर कॉइल्स की लूप है, तो आप जितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे ना, तो इसमें जितने नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ाओगे तो इतनी उतनी ज्यादा आपको क्या मिलेगी, इसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आती है, बार मैग्नेट की तरह ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। राइट। ओके, हाँ। तो ये जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। सेकेंड राइट, मैग्नेटिक फील्ड जो भी है वो प्रोपोर्शनल है किससे? नंबर ऑफ टर्न्स। टर्न टर्न है बेटा, टर्न। ओके, इसके ऊपर वो प्रोपोर्शनल है। तो ये तो हमें पता है वो बढ़ेगा।
अब उसका रीजन क्या दिया है? तो पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है, मतलब एसर्शन सही है। रीजन क्या दिया है? द करंट इन सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन एंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच टर्न देन जस्ट एड्स अप। तो उन्होंने क्या कहा है? द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन, मतलब लेट्स से ये वाली एक आपकी सर्कुलर टर्न है, इसमें ये वाला करंट है, इससे करंट फ्लो कर रहा है, तो इसमें ऑब्वियसली जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, अब ये नीचे जा रहा है, ठीक है, करंट नीचे जा रहा है, हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर निकलेगी। मैं उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ यहाँ पर। हम्म, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की आपकी डायरेक्शन होगी। तो ऑब्वियसली अगर आपने एक और टर्न ले लिया वहां पर, उसमें भी करंट की डायरेक्शन सेम है, तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये ऐसी बाहर निकलेगी। तो जितने आप ज्यादा टर्न लोगे उतनी आपको यहाँ पर बाहर निकलती हुई मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। और इन सब फील्ड का क्या होता है? यहाँ पर एडिशन होता है, तभी तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है ना। ठीक है। जिसके कारण नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने के कारण ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी एक ही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगी। लेट्स से ये B1 B2 B3 है, ये सब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या होगी? ऐड होगी। ठीक है, तो आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड ये समेशन होगा। समेशन ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो रीजन भी सही है भैया फिर। तो असर्शन सही है, रीजन भी उसका सही दिया है, तो आपका ऑप्शन है बोथ आर करेक्ट एंड बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये वन जो भी ऑप्शन है ना, ये आपका सही है। ठीक है, तो ये भी एक बार पॉज करके अच्छे से लिखो। मजे रानी मजे होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22A। A narrow beam XY of white light in passing through a glass prism ABC, as shown in the diagram. Trace it on your answer sheet and show the path of the emergent beam as observed on the screen PQ. Name the phenomena observed and state its cause. तो बहुत सिंपल है ये तो क्वेश्चन। क्यों सिंपल है? क्योंकि यहाँ पर देखो कि एक प्रिज्म है। तो लेट्स से ऐसा एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है। अब इस प्रिज्म में ये पूरा ट्रेस करना है आपको, पहले ये अच्छे से निकालना है। हाँ, ये लाइटें आ गई। अब इसका पहले होगा रिफ्रैक्शन। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका होगा रिफ्रैक्शन, ये आपका नॉर्मल है। ओके। अब ये रिफ्रैक्शन यहाँ पर भी होगा, ये आपका नॉर्मल है, तो ये क्या होगा? ऐसे लाइट बेंड करेगी। ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्रिज्म में एक्चुअली होता क्या है, ये आपका एक क्या है? प्रिज्म है। प्रिज्म में रिफ्रैक्शन होते समय उसके एक स्पेसिफिक एंगल से वो लाइट आने की वजह से एंड सेकेंडली क्या है कि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करेगा अपना। ठीक है, तो यहाँ पर जो व्हाइट लाइट है ना, वो व्हाइट लाइट क्या होगी? स्कैटर होगी। ये व्हाइट लाइट जो भी हमारी ये इनकमिंग रे है, लेट्स से इसे कहते हैं बीम ऑफ व्हाइट लाइट। अब ये व्हाइट लाइट स्कैटर होगी, मतलब सेपरेट होगी अपने 7 कलर कंपोनेंट में। तो उसके जो भी 7 कलर कंपोनेंट है, लेट्स से ये पहला वाला अगर हमने कंसिडर किया, तो ऐसे थोड़ा सा लाइन और होगा तो ठीक है। तो ऐसे कलर कंपोनेंट में ये क्या होगी? स्कैटर होगी। तो ये हम ना और थोड़ा सा इसका बेंडिंग करते हैं। कितने हो गए यहाँ पर? ये ऊपर का रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन,
ब्लू, देन ये आई इंडिगो, एंड ये लास्ट वाला आपका लेट्स से वॉयलेट। सो VIBGY, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इससे आपको ये सेट स्कैटरिंग दिखेगा, ये PQ जो भी लाइन है ना उसके ऊपर। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पर निकालना है, ऐसे रफली मत निकालो, अच्छे से निकालो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको और लिखना क्या है, ट्रेस इट ऑन योर आंसर शीट एंड शो द पाथ ऑफ द इमर्जेंट बीम एज ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन PQ। तो ऐसे आपको ये दिखेगा, एंड नेम द फिनोमिना ऑब्जर्व। सो द फिनोमिना ऑब्जर्व is called as, is known as, I can say, is known as dispersion। ओके, अब डिस्पर्शन क्या है? डिस्पर्शन इज सेपरेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है कि लाइट, व्हाइट लाइट जो भी है वो सेपरेट हो रही है, उसके 7 कलर कंपोनेंट। तो हम कह सकते हैं ये सेपरेशन है, सेपरेशन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कलर कंपोनेंट। ठीक है, इतना लिखा तो भी चलेगा। अब और क्या क्या है, स्टेट इट्स यूज। अब इसका यूज क्या है, ये हम कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं, मतलब ये नेचुरली कहाँ कहाँ पर आपको दिखेगा, रेनबो में दिखेगा। सॉरी, नॉट यूज, ये कॉज लिखा है, कॉज। ओके, ये कॉज क्यों ऐसा हो रहा है? दिस हैपेंस ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, और यू कैन से डिफरेंट कलर ऑफ लाइट हैज डिफरेंट वेवलेंथ एंड ड्यू टू विच इट बेंड्स अकॉर्डिंगली। मतलब अगर वेवलेंथ ज्यादा है ना तो उसका बेंडिंग थोड़ा सा कम होता है, यहाँ पर रेड लाइट दिख रही है आपको। और वेवलेंथ अगर कम है, फॉर एग्जांपल वॉयलेट की वेवलेंथ ये होती है नियर अबाउट आपकी 400 नैनोमीटर। ओके, और इसकी होती है 700 नैनोमीटर रेड की। तो रेड का बेंडिंग आपको थोड़ा कम दिखेगा, और वॉयलेट का बेंडिंग ज्यादा दिखेगा, क्योंकि उसका वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो जाता है, ठीक है, उस लाइट का। तो विच बेंड्स अकॉर्डिंगली, सो दैट्स व्हाई वी कैन ऑब्जर्व द फिनोमिना ऑफ डिस्पर्शन। ये आपको रेनबो में दिखेगा। हम्म चलो ठीक है, तो ये वाला इसका आंसर है। तो ये डायग्राम आपको निकालनी है, और ये ऐसा आंसर भी वहां पर लिखना है। ठीक है, तो ये भी पॉज करके लिखो अच्छे से। ओके, अब ये वाला हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या दिया दिया है देखो, इट इज ऑब्जर्व दैट the power of an eye to see the nearby object as well as the far off object diminishes with age। तो यहाँ पर ऑब्वियसली क्या कहा है कि कोई एक लेट से किसी पर्सन की आय है, और उसकी जो भी पावर है ना, मतलब पास का देखने की और दूर का देखने की, वो दोनों भी कमजोर है, डिमिनिशेस विथ एज। ठीक है, समझ में आया? तो ओल्ड एज प्रॉब्लम है उसको, उसको पास का भी नहीं दिख रहा और दूर का भी नहीं दिख रहा। ओके, तो क्वेश्चन 1 क्या दिया है, गिव रीजन फॉर द अबव स्टेटमेंट। अब ऐसा कब होता है? ड्यू टू द ओल्ड एज। अब ओल्ड एज में जो भी सिलेरी मसल्स है ना, वो आपकी क्या होती है, देखो उसका फंक्शन क्या है सिलेरी मसल्स का। लेट्स से ये वाला आपका आई बॉल है, ये वाली आई लेंस है। तो ये लेंस ना कभी फ्लैट होनी चाहिए, सिर्फ फ्लैट होनी चाहिए, और कभी वो थोड़ा सा थिक होनी चाहिए। अब थिक कब होनी चाहिए? जब ऑब्जेक्ट क्लोज है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए। फ्लैट कब होनी चाहिए? ये होनी चाहिए जब ऑब्जेक्ट अवे है, ओके, फार अवे।
अब ये ऐसा फ्लैटनिंग और उसका जो भी जो थिकनिंग है वो हो ही नहीं रहा, क्यों? क्योंकि ये इसका फ्लैटनिंग एंड थिकनिंग कौन करेगा? सिलेरी मसल्स, इससे सिलेरी मसल्स से कनेक्टेड होती है। ओके। अब ये सिलेरी मसल्स काम नहीं कर रही, मतलब जब ये फ्लैटनिंग इसके लिए सिलेरी मसल्स का रिलैक्स्ड होना जरूरी है। और जब ये ठीक होगी तो सिलेरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। ड्यू टू ओल्ड एज ये अच्छे से काम नहीं करती, मतलब रिलैक्स नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, तो इसी वजह से ये फ्लैट नहीं होता। तो आपको दूर का ऑब्जेक्ट सही से नहीं दिखाई देगा, और ये ठीक नहीं होगा तो आपको पास का ऑब्जेक्ट सही से नहीं दिखाई देगा। ठीक है। तो अब रीजन तो आपको पता चला। सो यहाँ पर लिखेंगे गिवन डिफेक्ट ऑफ आई इज कॉज्ड ड्यू टू improper working of ciliary muscles as due to old age ciliary muscles conduct unable। काम करता हूँ, मैं पॉज करता हूँ तब तक आंसर लिखता हूँ। ओके, तो इस तरह आपको ये इसका आंसर लिखना है फर्स्ट का। अब सेकंड का देखो क्या है। नेम द डिफेक्ट दैट इज लाइकली टू अराइज इन द आईज इन सच कंडीशन। नेम ऑफ सच डिफेक्ट और such disease, you can say, not disease, defect of the eye is called as presbyopia or the old age vision. Hmm? So you can write this defect of eye is known as presbyopia or old age vision प्रॉब्लम। ओके। और इसमें थर्ड में क्या करना है आपको? ड्रॉ लेबल रे डायग्राम टू शो द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज्ड फॉर रिस्टोरिंग द विजन ऑफ सच एन आई। अब दूर का देखने के लिए आपको देखो सिंपली यहाँ पर कॉनकेव टाइप ऑफ लेंस यूज करनी है, जो क्या करेगी, दूर का मतलब क्या होता है कि उसका यहाँ पर कॉन्वर्जेंस ज्यादा होता है। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये आपका आई बॉल है, ये आई लेंस है। ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट दूर होगा, तो इसका कॉन्ट्रैक्शन पहले ही होगा, हाँ, क्योंकि वो फ्लैट नहीं हो पा रही। तो पहले उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर हम्म, यहाँ पर आपकी इमेज बनेगी। तो इसके करेक्शन के लिए आपको यहाँ पर कॉनकेव लेंस यूज करनी है। ओके। और जब ऑब्जेक्ट क्लोज है, अब जब ऑब्जेक्ट क्लोज होगा तो उसमें जो भी रे आएगी ना, उसका कॉन्ट्रैक्शन काम कर देता हूँ मैं, कलर चेंज करता है उसका, रेड करता हूँ, हाँ। पीछे होगा। तो ये करेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर एक कॉन्वेक्स टाइप ऑफ लेंस लगानी है। ठीक है। तो एक होगी कॉनकेव, किसके लिए? फार अवे ऑब्जेक्ट के लिए आपको। और कॉन्वेक्स कहाँ पर? नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए। हम्म। तो ये डायग्राम निकाली तो भी चलेगा, नाम दे दो अच्छे से, लेंस, आईबॉल, ये सब, हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस लाइन, ऑब्जेक्ट, हाँ। और यहाँ पर ना आपको आई लेंस, मतलब जो हम लगाते हैं ना, ये एक बाइफोकल लेंस होती है, आई लेंस नहीं। जो स्पेक्टेकल्स में यूज किया जाता है वो एक बाइफोकल लेंस होती है। इसमें ना आपको ऐसे दो पार्ट दिखेंगे। तो ये जो भी पार्ट है, जो लार्जर स्पेस होगा, वो दूर का देखने के लिए होगा। तो ऑब्वियसली फार अवे के लिए कौन सा है, देखो यहाँ पर कॉनकेव, जो थोड़ा सा डाइवर्जिंग टाइप होती है। और
यहाँ पर लेंस है, और ये जो भी अंदर का छोटा सा पार्ट है वो पास का देखने के लिए, वो ऑब्वियसली कौन सी होगी आपकी, कॉन्वेक्स। ठीक है। तो ऐसे ये क्वेश्चन, आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अभी क्या करते हैं, अभी इतना ही करते हैं। आधा घंटा हो गया है, हाफ ऑफ आवर का ही हम वीडियो बनाते हैं। ठीक है चलो। तब तक देखते रहो। अगर कोई आपको डिफिकल्टी आ रही है तो कमेंट में लिखो, कोई समझ में नहीं आ रहा कुछ तो भी कमेंट में लिखो, कि मैं ट्राई करूंगा आपका वो प्रॉब्लम, लाइक वो प्रॉब्लम ले लो और उसके ऊपर कुछ वीडियो बनाओ फिर। ठीक है चलो। बाय बाय ऑल, टेक केयर।